फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्मदिन है और डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में और हिंदी की आलोचना में विशेष करके दो व्यक्तियों ने सबसे अधिक काम किया है। उनमें एक है राहुल संकीर्तन और दूसरे हैं रामविलास शर्मा। और दोनों की ब्यूटी यह है कि सबसे अधिक ज्यादा विस्तृत कैनवास पर काम किया। हिंदी साहित्य का कोई क्षेत्र, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, कोई काल खंड ऐसा नहीं है जिस पर कि जम के लिखन हो। चाहे साहित्य का इतिहास हो, चाहे वो समाज का इतिहास हो, चाहे वो संस्कृति के प्रश्न हो, इन सब पर विस्तार अगर किसी व्यक्ति ने और बहुत ही डिटेल्स में जाके विचार किया तो वह डॉक्टर रामविलास शर्मा। और रामविलास शर्मा ने बहुत ही अपडेटेड ढंग से इतिहास के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में जो लोग इधर के वर्षों में भी जो आए, उन पर भी उन्होंने लिखा। तो हिंदी भाषी क्षेत्र और हिंदी भाषी जो इंटेलिजेंसिया है, उसे अगर अपना सांस्कृतिक पुनरुद्धार करना है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वे रामविलास शर्मा को पढ़ें और गंभीरता से पढ़ें। रामविलास शर्मा की अपने दृष्टिकोण की मुश्किलें भी हैं, लेकिन उस मुश्किलों से ज्यादा या उन दृष्टिकोणगत जो कमजोरियां हैं उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण उनका काम। रामविलास शर्मा पर आमतौर पर जो लोग बात करते हैं उनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि रामविलास शर्मा को जिन्होंने बहुत कम पढ़ा है। मसलन हिंदी के जो सो कॉल्ड शिखर पुरुष कहलाते हैं डॉक्टर नामवर सिंह ने स्वयं स्वीकार किया कि उन्होंने रामविलास शर्मा की 3-4 से अधिक किताबें नहीं पढ़ी। और भी ऐसे लोग हैं जो अभी साहित्य में शिखर पुरुष बने हुए घूम रहे हैं। उनमें भी अधिकतर ऐसे लोग हैं जिन्होंने रामविलास शर्मा की किताबें ठीक से नहीं पढ़ी। और यह बात मैं बहुत ही भरोसे के साथ कह रहा हूं और उनके लिखे के को देखकर कह रहा हूं। सब लोग जानते हैं कि रामविलास शर्मा एक जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी के होल टाइमर तक रहे। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और उसके बाद के वर्षों में उसके निर्माण में, पूरे एक राष्ट्रीय आंदोलन के निर्माण में रामविलास शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के बाद जब रामविलास शर्मा ने कम्युनिस्ट पार्टी से अपने को अलग किया और स्वतंत्र रूप से लिखने का निर्णय लिया, तो उसके बाद वो सामान्य तौर पर घर से बाहर नहीं निकले। तो रामविलास शर्मा के मूल्यांकन के क्रम में एक बहुत बड़ी समस्या यह भी है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, मेरा इशारा पीडब्ल्यूए और जनवादी लेखक संघ के लोगों की तरफ है। जनवादी लेखक संघ में जो लोग सीपीएम से जुड़े रहे हैं या सीपीएम से जुड़े हैं, या पीडब्ल्यूए में जो लोग सीपीआई से जुड़े रहे हैं या पीडब्ल्यूए से जुड़े हैं, वे अपने पार्टीगत दृष्टिकोण के आधार पर रामविलास शर्मा को देखते और व्याख्यायित करते रहे हैं। और इसने रामविलास शर्मा के प्रति एक वस्तुगत दृष्टिकोण के विकास को क्षतिग्रस्त किया है। कालांतर में यह नजरिया, यानी पार्टी के नजरिए के आधार पर रामविलास शर्मा को देखा जाए, यह नजरिया कालांतर में वीरभद्र तलवार में भी विकसित हुआ। उन्होंने सीपीआई एमएल के नजरिए से रामविलास शर्मा को देखा। रामविलास शर्मा को एक स्वतंत्र मार्क्सवादी बुद्धिजीवी के तौर पर देखने की दृष्टि, दुर्भाग्य
तो नामर्जी में दिखाई दी और न वीर भारत तलवार में दिखाई दी, बल्कि हुआ उल्टा। रामविलास शर्मा की किताबों को जो कि उन्होंने जो लिखी हैं, उन किताबों को गलत संदर्भ में ले जाके व्याख्यायित किया गया। क्यों? क्योंकि रामविलास शर्मा ये जो दलीय खांचेबंदी है, इस दलीय खांचे में फिट नहीं बैठते। तीसरा वर्ग जो हिंदी से में प्रभावित है और प्रचलन में है, जिस पर कि अंग्रेजी के लेखन का और अंग्रेजी के लेखकों का बहुत गहरा असर है, वे तमाम और हिस्टोरियंस जो मध्यकाल को लेके आधुनिक काल को लेके लिखते रहे हैं और लिख रहे हैं, जिन्होंने बहुत काम किया है। चाहे वो रोमिला थापर हो, चाहे वो इरफान हबीब हो, चाहे वो उनके बाद के इनकी परंपरा को कैरी करने वाले हिस्टोरियंस हों जो हिंदी जानते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि इन सभी इतिहासकारों ने भी रामविलास शर्मा के लिखे का एक तरह से उपेक्षा की और उस लिखे के ऊपर कोई बात ही नहीं की। मेरा मानना यह है कि रामविलास शर्मा हिंदी आलोचना के दलीय दृष्टिकोण से और दलीय दृष्टिकोण से जुड़े हुए मार्क्सवाद के विकास से अलग हटके जिसने स्वतंत्र एक दृष्टिकोण का और एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास किया, उसमें रामविलास शर्मा की बहुत बड़ी भूमिका और बहुत बड़ा योगदान है, और इस योगदान को कायदे से स्वीकार किया जाना चाहिए। मैं अभी तक समझने में असमर्थ हूं कि रामविलास शर्मा ने मध्यकाल पर, प्राचीन काल पर जो काम किया, मानी अब देखिए, मतलब हिस्टोरियंस की भी एक अपनी एक खास तरह की जो चॉइस है। रामविलास शर्मा अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान थे और अंग्रेजी के शिक्षक थे। वे चाहते तो अंग्रेजी में जितनी किताबें उन्होंने हिंदी में लिखी, वे सारी किताबें अंग्रेजी में लिख सकते थे, लेकिन वे इस चीज को जानते थे और मानते थे कि हिंदी के विकास के लिए और हिंदी के बौद्धिक विकास के लिए जरूरी है कि हिंदी में लिखा जाए। हमारे यहां जो बुद्धिजीवी हैं, उनका एक वर्ग है जो चाहते हैं कि हिंदी में एक्सेप्टेंस हो, लेकिन लिखेंगे अंग्रेजी में। धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों की और इतिहासकारों की एक बड़ी पीढ़ी है ऐसी, लेकिन दुर्योग से न तो वे रामविलास शर्मा के दृष्टिकोण के साथ डायलॉग करते हैं और न वे राहुल सांकृत्यायन के दृष्टिकोण के साथ डायलॉग करते हैं। क्यों? राहुल सांकृत्यायन और रामविलास शर्मा के दृष्टिकोण के साथ में ये जो मध्यकाल के इतिहास के लेखक हैं, ये क्यों नहीं संवाद करते? क्या दिक्कत है? ये जो एक भाषा के प्रति एक खास तरह का उपेक्षा का भाव जो इतिहास में मौजूद है, और जिसकी वजह से आज ये धर्मनिरपेक्ष इतिहासकार हिंदी भाषी क्षेत्र में एकदम हाशिए पर फेंक दिए गए हैं। तो रामविलास शर्मा पर बात करते समय यह पहला कदम बेहद जरूरी है कि रामविलास शर्मा से संवाद किया जाए। रामविलास शर्मा कॉम्प्रहेंसिव ढंग से, समग्रता में हिंदी भाषी क्षेत्र की तमाम जटिलताओं का उद्घाटन करते हैं, उन तमाम पहलुओं का उद्घाटन करते हैं जिनके बारे में चर्चाएं आमतौर पर न तो इतिहास के लोग करते रहे हैं, न साहित्य की आलोचना करती रही है। हम सब लोग जानते हैं कि 1954-55 के बाद से रामविलास शर्मा ने स्वयं ने निर्णय लिया कि वे समसामयिक साहित्य पर नहीं लिखेंगे, समसामयिक साहित्य की आलोचना नहीं करेंगे। उन्होंने एक तरह से अपना एरिया ही बदल लिया। आज जिस हिंदुत्व को लेकर सबसे ज्यादा हिंदी भाषी क्षेत्र पीड़ित है, जिस सांप्रदायिकता से सबसे अधिक पीड़ित है, उसकी तमाम किस्म की संभावनाएं और तर्कशास्त्र को दिमाग
हुए रामविलास शर्मा ने बहुत ही विस्तार से उनकी एक पुस्तक है जो 2 खंड में है, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश। मेरी नजर में तो किसी व्यक्ति ने, वो चाहे अंग्रेजी का इंटेलेक्चुअल हो चाहे वो हिंदी का इंटेलेक्चुअल हो, इतनी बढ़िया और इतनी शानदार किताब नहीं लिखी। इस किताब की अपनी कुछ वीकनेस है, लेकिन इसके बावजूद यह किताब बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान किताब है। और यह किताब कब आई? यह किताब तब आई जबकि हिंदी भाषी क्षेत्र में यह डिबेट नहीं थी। 99 में जब लोगों ने बीजेपी में धर्मनिरपेक्षता की खोज शुरू कर दी थी, अटल जी का युग, बीजेपी की धर्मनिरपेक्षता का युग, यह वह दौर है जिसमें कि धर्मनिरपेक्ष कतारों में आरएसएस ने सेंधमारी शुरू कर दी थी। तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि रामविलास शर्मा को पढ़े बिना, रामविलास शर्मा पर बात किए बिना आप हिंदी भाषी क्षेत्र की किसी भी बड़ी समस्या की और भारत की जो बड़ी समस्याएं हैं उनके बारे में आप अगर डिबेट करना चाहते हैं हिंदी में, तो रामविलास शर्मा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु हैं। उसी तरह जैसे कि मध्यकाल के और प्राचीन काल के साहित्य को आधार पर बहस करना चाहते हैं, तो राहुल सांकृत्यायन बहुत बड़ा प्रस्थान बिंदु है। ये कोइंसिडेंट है कि राहुल सांकृत्यायन भी ये सो कॉल्ड जो इंटेलिजेंसिया है हिंदी में, जिसके अनुवाद होके आते हैं और वो हिंदी में बिकते हैं, वो इंटेलिजेंसिया न तो राहुल सांकृत्यायन के बारे में बात करता है और न वह इंटेलिजेंसिया रामविलास शर्मा के बारे में बात करता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी की जो खेमेबाजी है उस खेमेबाजी के बाहर हैं। रामविलास शर्मा की आलोचना, रामविलास शर्मा की इतिहास दृष्टि इन दोनों का समसामयिक यथार्थ और संस्कृति के पहचान के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम में से अधिकतर लोग जो हिंदी मीडियम से पढ़ के बड़े हुए हैं, उनके लिए रामविलास शर्मा निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिलचस्प बात यह है कि रामविलास शर्मा हिस्टोरियंस के बिजाबिश डिबेट करते हैं, लेकिन हिस्टोरियंस रामविलास शर्मा के बिजाबिश डिबेट नहीं करते। उन्होंने इरफान हबीब के साथ अपने दृष्टिकोण को रखा है, उन्होंने और दूसरे हिस्टोरियंस के साथ में अपने दृष्टिकोण को रखा है। उन्होंने मार्क्सवाद की, कार्ल मार्क्स की, एंगल्स की, ट्रॉट्स्की की विस्तार से आलोचनाएं की हैं। रामविलास शर्मा विस्तार से उन तमाम इश्यूज को उठाते हैं जो इश्यूज भारतीय समाज को और हिंदी भाषी क्षेत्र को खास तौर पर समझने में हमारी मदद कर सकते हैं। मसलन हमारा ये जो अभी जो ग्राम्य बर्बरता जो दिखाई दे रही है आपको, ये तमाम किस्म का जो हिंसाचार जो कि गांव में फैला हुआ है, जो रोज आए दिन अखबारों में रोज जिसकी रिपोर्ट होती है, आप इसे समझेंगे कैसे? आप इसे तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप हिंदी भाषी क्षेत्र और उसकी जटिलताओं को उद्घाटित न करें, समझे नहीं। रामविलास शर्मा सिर्फ साहित्य के आलोचक नहीं है, बल्कि वे समाज के भी आलोचक हैं, वे संस्कृति के भी आलोचक हैं। और इस दृष्टि से रामविलास शर्मा का काम बहुत महत्वपूर्ण है। आप तय मान लीजिए, अगर रामविलास शर्मा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर रहे होते और इतने दिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर रह के काम किया होता, तो रामविलास शर्मा को कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अपने सिर पर बिठा के घूमते, या वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर रहे होते।
तो इंटेलेक्चुअल्स में जो ये जो बीमारी है कि कम्युनिस्ट पार्टी का अगर मेंबर है तब तो एक्सेप्टेबल है, और कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर नहीं है तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये बीमारी बड़े पैमाने पर फैली हुई है। और इसने रामविलास शर्मा के और राहुल संकृत्यायन के साहित्य के मूल्यांकन को एक व्यापक सार्वजनिक बहस का मुद्दा ही नहीं बनने दिया। और जो चीज बहस के केंद्र में आई वह वे चीजें थी जिनको कि इग्नोर किया जा सकता था, या जिन पर आलोचना की गई है तो उसके आगे निकला जा सकता था। अनेक चीजें ऐसी हैं जो कि रामविलास शर्मा की बाधाएं पैदा करती हैं, लेकिन रामविलास शर्मा की उन चीजों को छोड़कर आगे तो निकला जा सकता था। मसलन एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। फैशन चल रहा है ना अभी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का। रामविलास शर्मा पहले आलोचक हैं जो कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को, अस्मिता की राजनीति को थॉरोली डिस्कस करते हैं। भारतीय परंपरा के संदर्भ में पहली बार किसी भी व्यक्ति ने भारतीय साहित्य में भाषा के साथ जुड़ी हुई जो राजनीति है, संस्कृति है, भाषा का पूरा डिस्कोर्स है, उसे एक ऐसे समय में रखा जिस समय कि सारा देश अंग्रेजी बनाम हिंदी की बहस में जुटा हुआ था। भाषा और समाज उनकी पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। यहां अभी हालत यह है कि जिसके पास में एक हल्दी की गांठ है वो भी अपने को पसारी कहता है, वह भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का अपने को सूरमा कहता है। हमारे यहां जो स्थिति है वो ये कि गंभीरता से न तो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स डिस्कस की गई, लेकिन आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स हर जगह फैला दी गई। ये क्या हो रहा है ये हाथरस में? न्याय पर और हिंसा पर बात नहीं हो रही है, रेप पर बात नहीं हो रही, बात हो रही है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर। तो रामविलास शर्मा एसेंशियल हैं कि अगर आपको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में एक भारतीय परिप्रेक्ष्य बनाना है और हिंदी भाषी क्षेत्र का परिप्रेक्ष्य बनाना है, तो रामविलास शर्मा बुनियादी तौर पर अनिवार्य है हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने जो भाषा को लेकर जो काम किया है वो आज भी महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। दूसरी एक चीज और है जो कि इस बीच में व्यापक फैली हुई है, जिसे हम लोग आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा का इतना बड़ा जिसे कहें उद्योग खड़ा हो गया है कि अब डर लगने लगा है कि जो आत्मकथा नहीं लिख रहा है वो एकदम बेकार है। आत्मकथा या जीवनी की जो परंपरा, जिसको कि बेहतर ढंग से, सबसे अच्छे ढंग से हिंदी में जिसने कि व्यवस्थित ढंग से लिखा, वो रामविलास शर्मा, जिसे सीखा जा सकता है कायदे से। एक लेखक को कैसे लिखना चाहिए, एक लेखक पर कैसे लिखना चाहिए, इन दोनों ही पहलुओं की सबसे बेहतर ढंग से डिटेल्स में पहचान और उसके मानक निर्धारित किए रामविलास जी ने निराला की साहित्य साधना के जरिए। सबसे कम पढ़ी गई किताब और सबसे कम जिस पर डिबेट हुई, विचार विमर्श हुआ। और फैशन देखिए, अंग्रेजी में एक टुइया सी पुस्तक आती है किसी की और वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर वो कहती है गीता है। हिंदी में एक व्यक्ति की साधारण सी आत्मकथा आती है और वे कहते हैं कि ये गीता है। जीवनी कैसे लिखी जाए, जीवनी के साथ में जीवन और का जीवन संग्राम का क्या संबंध होता है और उसे कैसे व्याख्यायित किया जाए और कैसे पढ़ा जाए, निराला की साहित्य साधना इस मामले में मानक है। मजाल है हमारे बीच में डिस्कशन में आ जाए। तो मेरे दृष्टिकोण से अभी जो दो बहुत महत्वपूर्ण ट्रेंड चल रहे हैं, एक है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का ट्रेंड और दूसरा है
आत्मकथा का ट्रेंड, इन दोनों ही प्रवृत्तियों को समझने के लिए रामविलास शर्मा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतकार आलोचक हैं। रामविलास शर्मा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि रामविलास शर्मा किसी भी किस्म की जो प्रायोजित प्रकल्पों के बाहर हैं। साहित्य में प्रायोजित प्रकल्पों की बहुत बड़ी भूमिका है। हर आदमी अपने मतलब कहीं ना कहीं से प्लान करके अपने ऊपर लिखवा रहा है, करवा रहा है। अब आप सोचिए कि रामविलास शर्मा के ऊपर क्यों बात करना जरूरी है। क्योंकि रामविलास शर्मा की कुछ ही दिनों बाद पूरा जो उनका रचना कर्म है वो सामने आने वाला है। 40 से अधिक खंडों में है, वो 40 खंडों में जैसा मैंने सुना है। आधुनिक काल में, इस दौर में एक व्यक्ति इतना लिखे और उस पर सबसे कम चर्चा हो और उसको सबसे कम लोग पढ़ें, और वे लोग कम से कम पढ़ें जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और ज्ञानी पुरुष माने जाते हैं हिंदी के। तो रामविलास शर्मा की यह महत्ता को हमेशा हमें स्मरण रखना चाहिए कि रामविलास शर्मा साहित्य की आलोचना की, साहित्य के इतिहास की, समाज के इतिहास की जो बहुत महत्वपूर्ण जटिलताएं हैं, उन जटिलताओं को खोलने में हमारी मदद करते हैं। रामविलास शर्मा ने बहुत शानदार अंग्रेजी में लिखा है। वो शानदार अंग्रेजी के विद्वान थे, लेकिन उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया जैसा कि लोग दावा करते रहते हैं। उन्होंने हिंदी में लिखना जरूरी समझा। अंग्रेजी में शुरू में उन्होंने अपना जो काम किया उस दायरे को छोड़ दिया उन्होंने। उनका रोमांटिसिज्म पर बहुत महत्वपूर्ण काम है। आज की बातचीत में जो हमने विषय जानबूझ के रखा वो ये कि ये जो भारतीय संस्कृति का जो क्षेत्र है, उस भारतीय संस्कृति के क्षेत्र की समीक्षा कैसे की जाए, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं। भारतीय संस्कृति के निर्माण में किसकी भूमिका है, और यह डिबेट रामविलास शर्मा से भी की जानी चाहिए। मसलन हमारे यहां मुश्किल क्या है कि रामविलास शर्मा ने जो लिखा है उसमें हम शब्द पकड़कर झूलते हैं और रामविलास शर्मा पर हमले करते हैं। रामविलास शर्मा की बात, उसकी स्पिरिट, उस पर हम बात नहीं करते, उसके डिटेल्स पर हम बात नहीं करते, उनके परिप्रेक्ष्य पर बात नहीं करते। मसलन एक छोटा सेंटेंस है उनका, एक मैं आपको जस्ट सुना रहा हूं। ये जो भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश नामक जो पुस्तक है उसके उपसंहार में उन्होंने पहली पंक्ति लिखी कि भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत ऋग्वेद है। अब कहने के लिए ये पंक्ति अपने आप में चिंता पैदा करती है। सतह पर देखें तो आप, और ये जब आप इसकी गहराई में जाएं तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। अब स्थिति यह हो गई है कि अगर रामविलास शर्मा की इस पंक्ति को देखकर ही अगर, या रामविलास शर्मा की दूसरी जो किताबें हैं जो कि ऋग्वेद पर और एशियाई समाज पर लिखी गई, या वे किताबें जिनमें कि वे मध्यकाल की ओर लौटते हैं और प्राचीन कृतियों की ओर लौटते हैं, उन्हें देखकर अगर किसी को यह लगे कि रामविलास शर्मा आरएसएस के हो गए, तो इससे उस व्यक्ति की बुद्धि पर तरस आता है, और वह व्यक्ति और कोई नहीं, गुरुदेव नामवर सिंह। सवाल यह है कि रामविलास शर्मा पर बात करते समय क्या हम उनके द्वारा लिखे गए शब्दों पर झूल जाएं। यह एक फैक्ट है कि ऋग्वेद पहली पुस्तक, एक फैक्ट है। तो संस्कृति के बारे में जितनी बहस होती है वो लिखित ज्ञान के आधार पर होती है।
तो ऋग्वेद का जिक्र करने भर से रामविलास शर्मा आरएसएस के हो जाएंगे, हिंदुत्ववादी हो जाएंगे। कमाल है। लेकिन ऋग्वेद का जिक्र करने की वजह से रोमिला थापर या रामशरण शर्मा वो आरएसएस के नहीं होंगे। वाह, वो मार्क्सवादी रहेंगे और ये आरएसएस के हो जाएंगे। इस तरह के सतही निष्कर्षों से और सतही आलोचना से हिंदी को बचाने की जरूरत है। मैं बाद में कभी और दूसरी चीजों पर बात करूंगा। मैं जो पहली चीज जिस पर के आज हमने जो विषय रखा है, जिस पर मैं बात करना चाहता हूं, वो ये कि भारतीय संस्कृति की चुनौतियों के दो स्तर हैं। एक स्तर वह है जो कि इंटेलेक्चुअल्स में है, जो लेखकों बुद्धिजीवियों के बीच में भारतीय संस्कृति का विमर्श है, उसको लेके वाद विवाद संवाद है। और दूसरा स्तर जो है वो आम जनता के बीच में भारतीय संस्कृति को लेके। सवाल यह है कि भारतीय संस्कृति पर बात करते समय, भारतीय संस्कृति की चुनौतियों पर बात करते समय इन दोनों के बीच में कैसे संतुलन से काम लिया जाए। हमारे यहां अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि अब बात सुनने में अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी मैं नहीं जानता, कि ऐसे हैं जिनका के बौद्धिक स्तर पर तो ये ठीक है, सांस्कृतिक डिस्कोर्स भारतीय संस्कृति का, लेकिन वह आम जनता के जीवन से मेल नहीं खाता। मसलन हमें इस बात का उत्तर खोजना होगा कि अगर पिछले 70 साल में लोकतंत्र का विकास हुआ है तो यह लोकतंत्र गांवों को लोकतांत्रिक क्यों नहीं कर पाया और ग्रामीण जन को लोकतांत्रिक क्यों नहीं कर पाया। अगर 70 साल में सचमुच में लोकतंत्र का विकास हुआ है तो मध्य वर्ग का सांप्रदायिकीकरण क्यों हुआ? मध्य वर्ग का व्यक्ति सांप्रदायिक क्यों नहीं बना? वो सांप्रदायिक क्यों बना? कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी वजह से वो लोकतांत्रिक नहीं बन पाया? भारतीय संस्कृति की पहली चुनौती है भारतीय मनुष्य, भारतीय जनमानस। हमने क्या किया कि संस्कृति का क्षेत्र और संस्कृति के डिस्कोर्स का क्षेत्र हमने ये एकेडमिक्स के दायरे में सीमित कर दिया, उसे एक सामान्य सार्वजनिक बहस का हिस्सा नहीं बनाया। हिंदुत्व सार्वजनिक बहस का हिस्सा है, लेकिन भारतीय संस्कृति सार्वजनिक बहस का हिस्सा नहीं है। हिंदुत्व सार्वजनिक बहस का हिस्सा है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता से जुड़ी हुई भारतीय संस्कृति वो सार्वजनिक बहस का हिस्सा नहीं है। ये किसकी कमजोरी है? ये कमजोरी हम लोगों के पार्ट पर है जो सेकुलर कहलाने का दावा करते हैं। उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वे धर्मनिरपेक्षता का, उसके जो सांप्रदायिकता के खिलाफ में जो विकासशील रूप है उसके, उनका हम सार्वजनिक बहस के लिए एक व्यापक कैनवास खड़ा नहीं कर पाए। तो हमारे यहां जो इंटेलिजेंसिया में, सो कॉल्ड सेकुलर इंटेलिजेंसिया में जो डिबेट है, वो डिबेट सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित है, वो पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है। एकेडमिक्स की डिबेट आप अपने मन संतोष के लिए मान लीजिए कि वो पब्लिक डिस्कोर्स है, लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है। वो यहां तक कि वो शिक्षित वर्ग तक भी अपनी पहुंच नहीं बना पाई है। तो भारतीय संस्कृति की जो पहली चुनौती यह है कि अभी भारतीय संस्कृति किस चीज की शिकार है। हमने ये सोचा ही नहीं कि संस्कृति कैपिटलिज्म के दौरान जो कल्याणकारी राज्य जो हमारे बीच में आया, जो पूंजीवाद का जो कल्याणकारी स्वरूप हमारे बीच में आया, या पूंजीवाद का विकास जो हमारे बीच में शुरू हुआ 1947 के बाद से, हमने ये सोचा ही नहीं कि इस विकास में कल्चर कहां जाएगी।
हमारी चिंता यही थी कि राजनीति कहां जाएगी। ये जो अभी हर जगह हिंदुत्व दिखाई दे रहा है ना, हिंदुस्तान की नस नस में हिंदुत्व के डंडे बज रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण है ये कि भारत विभाजन के बाद हमने जो लोकतांत्रिक विकास का रास्ता चुना, इंडस्ट्रियलाइजेशन में मदद की, उसने धर्मनिरपेक्ष जो संस्थान है उनके बनाने में मदद की, लेकिन वह जनता के धर्मनिरपेक्षीकरण में केंद्रीय भूमिका अदा नहीं कर पाया। यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। हमने धर्मनिरपेक्ष और संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण किया, लेकिन हमने धर्मनिरपेक्ष मनुष्य और लोकतांत्रिक मनुष्य का निर्माण करने में हम असफल रहे। अगर हमने धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मनुष्य का निर्माण किया होता तो यह सवाल ही नहीं उठता कि वो अहीर है और ये चौबे है, वो यादव है, वो कुर्मी है। ये जो प्रश्न बार बार उठता है और हर चुनाव के पहले उठता है, यह प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि हमने लोकतंत्र का निर्माण करते हुए जाति की संरचनाओं को ध्वस्त नहीं किया। धर्मनिरपेक्षीकरण का मतलब एक पहलू तो वह है कि आप धर्मनिरपेक्ष दल को, धर्मनिरपेक्ष प्रोग्राम को आप सत्ता के लिए चुने, लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि धर्मनिरपेक्ष प्रोग्राम जनता के बीच में जाए और जनता की पहचान बदले। तो हमारे यहां लोकतंत्र बैलेट वर्क से संसद की तरफ तो जाता है, लेकिन संसद से वो जनता की तरफ लौट के नहीं आता। हमारे यहां लोकतंत्र का मतलब चुनाव के लिए वोट देना और एक लोकतांत्रिक सरकार चुनना, इससे ज्यादा ना इससे कम। और सरकारों की क्या जिम्मेदारी? सिर्फ स्टॉक टेकिंग के लिए मैं कह रहा हूं, आप कभी गंभीरता से सोचिए इस बात पर। भारतीय समाज की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है, या भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी चुनौती है जाति प्रथा, जो कि समाज में सामाजिक इकाइयों के रूप में जिंदा है, आदत में, हमारी हैबिट में जिंदा है। सांप्रदायिकता उसका आइडियोलॉजिकल बाई प्रोडक्ट है। तो आपने जब तक जाति प्रथा और जाति की संरचनाओं को तो चुनौती दी नहीं, न शिक्षा के जरिए दी, न नौकरी के जरिए दी, न आपने कोई आइडियोलॉजिकल कैंपेन चलाया। कोई यंग लड़का अगर रिसर्च करे और खाली यह पता करने की कोशिश करे कि पिछले 70 साल में जाति प्रथा के खिलाफ में कितना पैसा खर्च किया गया विज्ञापन पर, सरकारी विज्ञापनों पर, सिर्फ यह पता करे कि जाति प्रथा के खिलाफ में कारपोरेट हाउस ने कितने विज्ञापन जारी किए पिछले 70 साल में, तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स सामने आएंगे। और आपको एक चीज सामने आएगी कि हमारे यहां न तो राज्य और न कारपोरेट हाउस वे जाति प्रथा को अपने आप में समस्या मानते ही नहीं थे। कभी कभार ओकेजनली भारत सरकार या राज्य सरकारों ने जाति प्रथा के खिलाफ में विज्ञापन जारी किए, कभी कभार। जाति प्रथा के खिलाफ में एक सांस्कृतिक मुहिम के तौर पर विज्ञापन कभी जारी नहीं किए गए। हमने कभी यह कोशिश नहीं की कि जाति प्रथा को जड़ों से उखाड़ फेंका जाए, चाहे इसके लिए हम एक नहीं 4 इलेक्शन हार जाएं। कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता केरल में जहां के लेफ्ट फ्रंट की सरकार है, लेफ्ट फ्रंट बहुत ताकतवर है, लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ में तमाम किस्म के जाति समूहों को ऑर्गेनाइज किसने किया हुआ है, सब लोग जानते हैं, कांग्रेस। तो लड़ाई कहां होगी? कौन लड़ेगा लड़ाई?
जाति प्रथा के खिलाफ में लड़ाई अगर लड़नी थी तो क्यों नहीं लड़ी गई? पंडित नेहरू थे ना उस समय। तो पंडित नेहरू को क्या जरूरत थी नायर सोसाइटी के लोगों से मदद मांगने की कि ईएमएस की सरकार गिराने के लिए? पंडित नेहरू के लिए क्या जरूरत थी कि वे ईसाई समुदायों से मदद मांगे वामपंथियों की सरकार गिराने के लिए? मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हमने धर्मनिरपेक्ष सरकारें तो चुनी, लेकिन धर्मनिरपेक्ष सरकारों ने जाति प्रथा पर चोट करते हुए काम नहीं किया। तो आपकी लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी जो चुनौती है, जिसमें कि आप भारतीय संस्कृति को किस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे? लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, और लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संस्कृति को व्याख्यायित और पुनर्व्याख्यायित करेंगे। भारतीय संस्कृति का मतलब यह नहीं है जैसा कि एकेडमिक्स में पढ़ाया जाता है। वो एकेडमिक्स के लिए किताब का संदर्भ, जैसा कि मैंने अभी कहा ना कि ये जो उन्होंने लिखा है कि भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत ऋग्वेद है, वो क्लास के लिए। भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत भारत की जनता है, और भारत की जनता का वैविध्य है, और भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी बाधा कास्टिज्म है, जाति प्रथा है, जातिवाद है। ऋग्वेद इस दृष्टि से महत्वपूर्ण किताब है कि वहां कास्टिज्म नहीं है, जाति प्रथा नहीं है। जातिगत भेदभाव नहीं है, छोटे बड़े का भेद नहीं है। लेकिन आपने क्या किया कि आपने एक शब्द पकड़ लिया खाली। तो जाति प्रथा से लड़ने के लिए मेरे पास में कौन से औजार होने चाहिए? मेरे पास वे औजार होने चाहिए जो कि भारतीय जनता से जुड़े हों और भारतीय जनता को शिक्षित भी करें। तो हमने भारतीय परंपरा और भारतीय जो एथोस में जो चीजें उपलब्ध हैं, उनकी न तो ठीक से क्रिटिकली मीमांसा की, और न उनकी व्याख्या पुनर्व्याख्या हमने लोगों के बीच में पेश की, और जो इन्होंने पेश की उन पर हमने बहस नहीं की। तो रामविलास शर्मा बहस कैसे हो? पता कीजिए कि हिंदुस्तान में जो राजनीतिक दल सबसे ज्यादा सेंसिटिव माने जाते हैं, सबसे ज्यादा जागरूक माने जाते हैं, उन्होंने कितने अधिवेशन किए जाति प्रथा के खिलाफ? पता कीजिए। वो कांग्रेस हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो, वो नक्सल्स हो। तो जनता को शिक्षित करने के लिए, जाति प्रथा के खिलाफ में मोबिलाइज करने के लिए जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, उन लोगों ने तो कभी कन्वेंशन नहीं किए, अपने सम्मेलनों में कभी लगातार प्रस्ताव पास नहीं किए। हाल के वर्षों में दो एक प्रस्ताव जो है कम्युनिस्ट पार्टी ने पास किए जाति प्रथा के खिलाफ। जाति प्रथा एक मसला न तो जनवादी लेखक संघ के लिए रहा है, न प्रगतिशील लेखक संघ के लिए रहा है। जाति प्रथा के खिलाफ में कभी किसी भी मार्क्सवादी ने रामविलास शर्मा और राहुल सांकृत्यायन को छोड़कर कुछ नहीं लिखा। समाज बदलेंगे कैसे? क्योंकि जाति प्रथा तो आपकी चुनौती नहीं है, आप उसे चैलेंज के तौर पर स्वीकार ही नहीं करते। पर बात करते समय पहली चीज जिसे कि हम लोग फेस करते हैं कि भारतीय संस्कृति का परिप्रेक्ष्य जो बनेगा वो लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य से बनेगा। और भारतीय संस्कृति का जो परिप्रेक्ष्य अगर हम लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में बनाएंगे तो हमारे सामने ये पहली चुनौती होगी कि जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, सरकारें जाति प्रथा के खिलाफ में दो टूक रवैया अपनाएं। वोट बैंक की राजनीति के तहत जाति प्रथा के खिलाफ हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि लोग और उनकी भावनाएं आहत होंगी। तो आप फिर झेलिए, हर मसले के बाद में ये बीमारी आएगी, क्योंकि जाति प्रथा बहुत मजबूत है।
तो भारतीय संस्कृति पर बहस के लिए प्रस्थान बिंदु है लोकतंत्र, और दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है जाति प्रथा। और ये जाति प्रथा जितनी बुद्धिजीवियों के लिए महत्वपूर्ण है, उतनी ही ये साधारण लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। सिर्फ एक छोटे से मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप ये पता कीजिए कि जो प्रगतिशील लोग हैं उन लोगों ने कितना अंबेडकर के और उस अंबेडकर के द्वारा जनरेट किए गए या स्थापित जो जाति प्रथा संबंधी दृष्टिकोण है उसके बारे में लिखा। सो अंबेडकर के बारे में बात नहीं करेंगे हम। अंबेडकर हमारे डिस्कोर्स में शामिल नहीं होगा तो जाति प्रथा के खिलाफ में संघर्ष भी आपके डिस्कोर्स में शामिल नहीं होगा, क्योंकि अंबेडकर बहुत बड़ा आइकॉन है जिसने कि जाति प्रथा के खिलाफ में सबसे बेहतरीन लिखा। फिर वही दिक्कत जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, क्योंकि अंबेडकर कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं थे। अगर कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होते या उन्होंने मार्क्सवाद को अस्वीकार न किया होता तो शायद वो हमारा हिस्सा होते। तो ये जो बीमारी है कि मैं मेरे दल का नहीं है तो मेरा नहीं है, उसके विचार मेरे नहीं है, इस बीमारी से निकलना होगा। संस्कृति पर बात करते समय, साहित्य पर बात करते समय, राजनीति पर बात करते समय हमें उस विचार पर बात करनी होगी जो उस विचारक ने कही है। हमने उस विचारक के विचारों पर बात नहीं की क्योंकि वो हमारी पार्टी का नहीं था। आधार पर बुद्धिजीवियों का जो ध्रुवीकरण है, इस ध्रुवीकरण ने लोकतंत्र का बहुत बड़ा नुकसान किया है। जाहिर है कि इस ध्रुवीकरण को करने में सब लोग जानते हैं किनकी भूमिका है। जरूरत किस बात की है कि इस तरह के वर्गीकरण को एकदम निषेध के तौर पर स्वीकार किया जाए कि नहीं, हम इसे नहीं मानेंगे। यह अच्छी बात है कि जो फेसबुक में रहते हैं, सोशल मीडिया में रहते हैं, वे लोग इस तरह के क्लासिफिकेशन में कम विश्वास करते हैं, वो लोग दूसरों को भी पढ़ते हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं जिससे आपको अच्छा लगेगा सुन के। मैंने नंदीग्राम के आंदोलन पर एक किताब लिखी और वो किताब जब छप गई तो दिल्ली के एक मार्क्सवादी ने वो किताब पढ़ने के लिए मांगी। तो मैंने उस मार्क्सवादी को वो किताब भेंट की। मैंने कहा भाई आप पढ़िए और रखिए अपने पास। तो उस मार्क्सवादी ने पढ़ने के बाद में कहा कि मुझे किताब वापस देनी है। मैंने कहा नहीं, मैंने आपको दे दी, आप रखिए। बोले नहीं, मैं इस किताब अपने घर में नहीं रखूंगा क्योंकि ये सीपीएम के खिलाफ लिखी गई है। और सोचिए, जिस नंदीग्राम ने धूल में मिला दिया पूरा लेफ्ट फ्रंट, जिस नंदीग्राम सिंगूर के आंदोलन की गलतियों की वजह से पूरा का पूरा लेफ्ट फ्रंट का 34 साल का पूरा ढांचा बिखर गया, उसकी आलोचना पर लिखी गई किताब एक कम्युनिस्ट कह रहा है कि मैं अपने घर में नहीं रखूंगा, जबकि मेरी उस कम्युनिस्ट से पिछले। तो अगर विचारों के प्रति आपके अंदर यह आग्रह है कि अगर आपकी आलोचना किसी ने लिखी है तो आपके घर में वो किताब नहीं आएगी, तो आपके पास में वो विचार कहां से आएंगे? आप सीखेंगे कहां से? कोई आश्चर्य नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है कि मेरे साथ में है, साधारण व्यक्ति के साथ में जब ऐसा हो सकता है तो रामविलास जी के साथ में और राहुल संकृत्यन के साथ में तो इससे भी ज्यादा बुरा हुआ होगा। और यही वजह है कि प्रगतिशीलों के घरों में, प्रगतिशील लेखकों के घरों में रामविलास शर्मा और राहुल संकृत्यन की किताबें नहीं मिलती, क्योंकि आप बुद्धिजीवी की पहचान उसकी दलीय पक्षधरता और दलीय सदस्यता के आधार पर करते हैं। और यह बीमारी गई नहीं है,
बल्कि इधर ये बीमारी और सघन हुई है। कायदे से और ज्यादा लिबरल होना चाहिए आपको, और ज्यादा समझदार होना चाहिए, और ज्यादा लोगों को अपने साथ लाना चाहिए, लेकिन आप और ज्यादा कंजर्वेटिव बने हैं। मसलन जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं वे सिर्फ अंबेडकर को देखेंगे और वे किसी और के विचार को अपने विचार में शामिल ही नहीं करेंगे, अपने घर में दाखिल ही नहीं होने देंगे। वही हाल सीपीएम और सीपीआई से जुड़े हुए बुद्धिजीवियों का है कि वे अपने यहां सिर्फ उन्हीं को दाखिल करेंगे, उन्हीं की किताबें खरीदेंगे जो उनके दल से जुड़े हुए हैं। बीजेपी के लोग भी उसी रास्ते पर चल निकले हैं। वे किसी सेकुलर किताब को नहीं खरीदते, वे किसी साइंटिफिक हिस्ट्री की किताब को नहीं खरीदते, लेकिन अगर कोई कम्युनल किताब आती है और लॉन्च होती है तो वो रातों रात उसकी 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 कॉपियां बिक जाती हैं। तो कास्टेज में ऐसी स्थिति में और ज्यादा मजबूत होगा। भारतीय संस्कृति का स्रोत है भारत की जनता की एकता। और किस आधार पर एकता? धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर एकता। वे तमाम व्यक्तियां, वो चाहे प्राचीन काल की हो, चाहे वो मध्यकाल की हो, चाहे वो आधुनिक काल की हो, जो धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का प्रतिपादन करें, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करें, वे हमारी संस्कृति का और सांस्कृतिक डिस्कोर्स का हिस्सा हैं। वे तमाम विचारक, वो चाहे जिस रंगत की विचारधारा के हों, जो धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का अपने यहां प्रतिपादन करते हैं, वे हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा हैं। मैं जितनी श्रद्धा के साथ में और जितने भरोसे के साथ में इरफान हबीब की किताबें खरीदता हूं, रोमिला थापर की खरीदता हूं, मैं उतने ही आस्था और विश्वास के साथ में अंबेडकर को भी खरीदता हूं, रामन और लोहिया को भी खरीदता हूं। रामविलास शर्मा और राहुल संकृत्यायन तो मेरे क्षेत्र का हिस्सा है, मेरे लिए अनटचेबल नहीं है कोई। हमारे बीच में जो अनटचेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल अनटचेबिलिटी है, विचारों के बारे में जो अछूत भाव है, लेखकों के बारे में जो अछूत भाव है, ये अछूत भाव सबसे बड़ी बाधा है। इसने भारतीय परिप्रेक्ष्य निर्मित होने में मदद नहीं की, बल्कि भारतीय परिप्रेक्ष्य को बाधित किया। एक छोटी सी चीज है जिसे कि आप समझ सकते हैं। मसलन जब हम भारतीय संस्कृति और उसकी समस्याओं की बात कर रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति और समस्याओं के संदर्भ में चार बहुत बड़े आलोचक हैं हिंदी के। एक है राहुल सांकृत्यायन, दूसरे हैं मुक्तिबोध, तीसरे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथे हैं रामविलास शर्मा। आप थोड़ा सा ये सर्च करके देखिए कि इन चारों आलोचकों के बारे में, इनके लिखे के बारे में हिंदी के अंदर कितनी बहस होती है और हिंदी के बाहर कितनी बहस हो रही है। जो सो कॉल्ड सेकुलर डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंसिया है, वो कितना इन चार लेखकों के बारे में जानता है और लिखता है और बात करता है। आपको सोचना होगा ये, क्योंकि ये चारों लेखक वे हैं जिन्होंने कि भारतीय संस्कृति के बारे में, हिंदी क्षेत्र के बारे में सबसे महत्वपूर्ण काम किए हैं, लेकिन ये डिस्कोर्स से गायब हैं। ये जो सेकुलर और अंग्रेजी में चलता रहा है उससे गायब हैं। क्यों गायब है, ये मेरे लिए अभी भी मिस्ट्री है। सेकुलर डिस्कोर्स में अंग्रेजी का कोई भी टुइया सा व्यक्ति जिसने एक साधारण सी किताब लिखी हो 150 पेज की, वो भी दाखिल हो सकता है और उस पर अंग्रेजी का हर बड़ा बुद्धिजीवी अपना भाषण देगा, अपने लेख लिखेगा। लेकिन हिंदी के ये चार आलोचक कुछ भी लिख दें, कितनी भी बड़ी पुस्तक लिख दें, कितनी भी अच्छी पुस्तक लिख दें, आपको एकदम चर्चा नहीं मिलेगी। क्यों चर्चा नहीं मिलेगी? क्योंकि हिंदी में लिखी गई है। तो आप तय मान लीजिए, ये जो सो कॉल्ड सेकुलर डिस्कोर्स है लेफ्ट के इर्द गिर्द, वह जब तक हिंदी के प्रति अपना यह अछूत भाव छोड़ेगा नहीं, तब तक उस बौद्धिक विमर्श की मुक्ति नहीं होगी।
क्योंकि हिंदी की जड़ें, हिंदी साहित्य की जड़ें, हिंदी संस्कृति के बारे में मनोविज्ञान है, जो मनोदशा है हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों की, उसके बारे में जितनी बेहतर समझ इन चार लेखकों के यहां आलोचकों की यहां मिलती है, वैसी समझ कहीं नहीं मिलती। कभी कभार प्रेमचंद की चर्चा कर लेते हैं लोग, और प्रेमचंद की चर्चा इसलिए करते हैं कि प्रेमचंद साहित्य का एक फैशन स्टेटमेंट है। वो प्रेमचंद के दृष्टिकोण को कितना जानते हैं और समझते हैं, मुझे संदेह है। कहने का मतलब यह कि अगर भारतीय संस्कृति के बारे में कोई भी बातचीत की जाएगी और हिंदी के रेफरेंस से बातचीत की जाएगी, तो उसमें ये चार लोगों का दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। इन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। एक अन्य चीज वो ये कि राहुल सांकृत्यायन ने पहली बार फ्रीडम मूवमेंट के संदर्भ में, औपनिवेशिक सत्ता के संदर्भ में स्मृति और वर्तमान दोनों की रक्षा करते हुए पूरे के पूरे अपने डिस्कोर्स को विकसित किया। तो औपनिवेशिकता के खिलाफ में जो संघर्ष है, उसमें राहुल सांकृत्यायन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। वो मेडिवल पीरियड में जाते हैं, वो एंशिएंट पीरियड में, वो वर्तमान में, ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। आप जरा देख के बताइए, आप देख के बताइए मॉडर्न पीरियड में जिन हिस्टोरियंस ने लिखा है, उनके रेफरेंस पॉइंट में अभी तक राहुल सांकृत्यायन कितने दाखिल हुए हैं? राहुल सांकृत्यायन दाखिल ही नहीं होते। ओरिजिनल सामग्री के प्रकाशन के बावजूद वे उस विमर्श का हिस्सा नहीं बने। सेकंड चीज, जहां से कि बहुत सारी चीजें खुलती हैं, वो ये कि भारतीय साहित्य के परिप्रेक्ष्य में हिंदी साहित्य को देखा जाए, ये चीज भारतीय साहित्य के परिप्रेक्ष्य में हिंदी साहित्य को देखा और पढ़ाया जाए। सबसे पहले ये चीज अंडरलाइन, राहुल के बाद में ये चीज अंडरलाइन करते हैं किताब लिख के वो हजारी साहब द्विवेदी। सो ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव, यानी भारतीय संस्कृति के बारे में बात करते समय भारतीय साहित्य का परिप्रेक्ष्य होना बेहद जरूरी है। तो भारतीय साहित्य के परिप्रेक्ष्य में हिंदी साहित्य पढ़ा जाए और पढ़ाया जाए, उसकी समस्याओं को देखा जाए, यह चीज पहले बार दाखिल होती है हिंदी साहित्य की भूमिका के संदर्भ में। 1938-39 में वो किताब आती है, शांति निकेतन के विद्यार्थियों के लिए लिखी गई थी वो किताब। सो भारतीय संस्कृति का परिप्रेक्ष्य बनाना है तो भारतीय संस्कृति के दायरे में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? भारतीय संस्कृति के दायरे में अगर हिंदी साहित्य की भूमिका को आधार बनाया जाए, तो फिर रामविलास शर्मा पर आप आरोप ये क्यों लगाते हैं कि वे सांप्रदायिकता की तरफ लौट कर गए? बात तो हजारी साहब द्विवेदी से नहीं करते, आप राहुल सांकृत्यायन से नहीं करते। ऋग्वैदिक आर्य नाम की पुस्तक लिखी राहुल सांकृत्यायन ने, लेकिन राहुल सांकृत्यायन के बारे में तो आप ये नहीं कहते कि वो सांप्रदायिक हो गए। नहीं, ये ठीक नहीं है। थर्ड चीज जो कि बहुत जरूरी है, वो ये कि मोदी पर बात करना बहुत आसान है, मोदी के साथ जुड़ी हुई कल्चर पर बात करना बहुत आसान है, लेकिन नेहरू युग और नेहरू युग में कल्चर का और साहित्य का क्या परिदृश्य था और किस तरह की स्थितियों से हम लोग गुजर रहे थे, उस पर बात की जाए कि नहीं की जाए। अगर उस पर बात करनी है और उसके आधार पर चीजों को देखना है, तो मुक्तिबोध बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं। तो हमें मलाई खानी है ना, हमें अशोक वाजपेयी के यहाँ जलेबी खानी है, हमें फला जगह सेकुलर आदमी के यहाँ कचौड़ी खानी है, हमें फला जगह जाके है। तो जाहिर है कि नेहरू संस्कृति और नेहरू के दौर की जो कल्चर है,
खासतौर पर लिटरेचर में जो स्थितियां हैं, समाज में जो स्थितियां हैं, उनकी मीमांसा क्या है? फ्रीडम मूवमेंट की मीमांसा कैसे की जाए? जो हिंदी भाषी क्षेत्र में जो पूरी की पूरी मनोदशा और संरचना बनी, जो संस्कृति बनी, उसकी मीमांसा कैसे की जाए? उसका तरीका क्या हो सकता है? उस पूरे के पूरी उस हिंदी भाषी क्षेत्र के व्यक्ति को, उस मध्य वर्ग को समझने के लिए कौन सी चीज हो सकती है? निश्चित तौर पर वो मुक्तिबोध की कामायनी पुनर्विचार महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु हो सकती है, लेकिन वो तो आपके बीच में चर्चा के केंद्र में नहीं। आप बहस किस पर कर रहे हैं? अरे गांधी पर बहस कर, कितना बहस कीजिएगा गांधी पर? मुक्तिबोध पर बहस क्यों नहीं करेंगे आप? संस्कृति के क्षेत्र की सबसे गंभीर चर्चाएं और सबसे गंभीर प्रश्न जिसने आलोचना में लगातार नेहरू युग में उठाए, वो है मुक्तिबोध। और चौथे व्यक्ति हैं वह रामविलास शर्मा, जिन्होंने कि बाकायदा नए सिरे से लोकतंत्र के संदर्भ में पूरी की पूरी परंपराओं की नए सिरे से मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन किया और एक विशाल साहित्य सृजित किया। विशाल साहित्य, भाषा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, आत्मकथा के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, मध्यकालीन इतिहास के क्षेत्र में, समाज और सामाजिक इकाइयों के मूल्यांकन के संदर्भ में इतना विशाल साहित्य किसी ने नहीं लिखा। ना अंग्रेजी वाले ने लिखा किसी ने, ना किसी हिंदी वाले ने लिखा। तो जो चीज पहली बार हिंदी में आई कि अगर हिंदी भाषी क्षेत्र के साहित्य को, हिंदी के साहित्य को पढ़ाया जाना है तो उसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए और पढ़ाया जाना चाहिए। इसके चिंतन की शुरुआत हुई सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन के हैं, जिसको कि बाद में फलीभूत होते हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के दृष्टिकोण में देखते हैं। और इस पूरे के पूरे दृष्टिकोण का सुसंगत ढंग से विकास वो रामविलास शर्मा के यहां होता है। और रामविलास शर्मा इस पूरे के पूरी पद्धति शास्त्र को एक तरह से निर्मित करते हैं। वो क्या है पद्धति शास्त्र? वो ये है कि भारतीय साहित्य और भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य को वे मिल के देखते हैं और इसका आधार बनाते हैं नेशनलिटीज को और नेशनलिटी की संरचनाओं को, जिसे हम लोग कहते हैं जातीयता। तो आपने लोकतंत्र पर तो बात की, आपने धर्मनिरपेक्षता पर भी बात की, आपने प्रदेशों पर भी बात की, लेकिन आपने नेशनलिटी और नेशनलिटी से जुड़े हुए सवालों पर बात नहीं। अगर नेशनलिटी के प्रश्न पर बात की होती और नेशनलिटी के साहित्य पर बात की होती, जातीय साहित्य और जातीय संस्कृति के विकास पर बात की होती, तो हमें जातीय समाज को नए सिरे से जो चीजें विकसित हुई उसे समझने में मदद मिलती। मसलन पिछले 70 साल में जब 47 में देश आजाद हुआ तो हमारे पास में गिनती के 2 दर्जन लोग थे जो कि करोड़पति थे, अरबपति थे। अभी हजारों लोग हैं। हजारों लोग करोड़पति और अरब, सैकड़ों की संख्या में ये 20 करोड़ से ऊपर की संपत्ति लेकर जाने वाले लोगों की संख्या, भारत से माइग्रेट करके विदेश जाने वाले लोगों की संख्या पिछले 3-4 साल के जो डाटा उपलब्ध हैं इंटरनेट पर, वो करीब 70,000 से ऊपर है हर साल। तो पिछले 70 साल की जो एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या, दूसरी महत्वपूर्ण समस्या उभर के आई है, वो ये क्षेत्रीय स्तर पर पूंजीपति वर्ग का उदय। हमारे बीच में कितने ऐसे अनुसंधान है जो क्षेत्रीय पूंजीपति वर्ग के चरित्र को और उसकी जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक भूमिका है उनका वे मूल्यांकन करते हो। मेरी तो नजर में मुझे जानकारी इसकी नहीं है, लेकिन वास्तविकता तो यह है, वास्तविकता तो यह है कि क्षेत्रीय स्तर पर पूंजीपति वर्ग का, क्षेत्रीय विभिन्न जातियों में पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ है। वास्तविकता तो यह है कि दलितों में भी अरबपतियों का उदय हुआ है।
वास्तविकता तो यह है, वास्तविकता तो यह है कि एक मध्य वर्ग जिसमें सैकड़ों करोड़पति हैं, वे आज वास्तविकता है कि मध्य वर्ग का मुसलमान अनेक अरबपति पैदा हुए। इनका समाज पर क्या असर है? हमारे पास कोई इसकी स्थिति है? क्षेत्रीय पूंजीपति वर्ग के उदय और विकास को लेकर हमने कितनी चर्चाएं की हैं, और वह संस्कृति को कैसे प्रभावित करता है, संचालित करता है, राजनीति को कैसे प्रभावित करता है और संचालित करता है। हमने कभी सोचा? हमने कभी सोचा ही नहीं। तो भारतीय संस्कृति पर बात करते समय यह क्षेत्रीय स्तर पर जो पूंजीपति वर्ग का उदय है, और खासतौर पर बड़े पूंजीपति वर्ग का उदय, जिसकी पूंजी 50 करोड़ से ऊपर है, ऐसे पूंजीपति वर्ग का उदय जो बड़े पैमाने पर हुआ है। हर छोटे शहर में ऐसे पूंजीपति मिल जाएंगे आपको, दर्जनों, एक एक शहर में दर्जनों पूंजीपति मिल जाएंगे जिनकी पूंजी 50 करोड़ से ऊपर है। मैं मथुरा में, जहां से मैं आता हूं, उस मथुरा में आज से 40 साल पहले, 45-50 साल पहले स्थिति यह थी कि मुश्किल से 10-12 लोग थे जो कि कुछ करोड़ की संपत्ति के मालिक थे। आज स्थिति है 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं जिनके पास में 1000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति एक के पास। तो जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि संस्कृति के पूरे वैविध्य को समझने के लिए और संस्कृति के अंदर जो पूंजी की जो प्रक्रिया है उसे समझने के लिए जरूरी है कि हम क्षेत्रीय स्तर पर उदीयमान पूंजीपति वर्ग और उसकी संरचनाओं का अध्ययन करें। रामविलास शर्मा सबसे पहले इस चीज पर ध्यान खींचते हैं कि जातीय साहित्य, जातीय भाषा और जाति जो पूंजीपति वर्ग है उसके उदय की कितनी गंभीर असर हो सकते हैं, उसके मध्य वर्ग उसके उदय के कितने गंभीर असर हो सकते हैं, इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। एक अन्य चीज, और वो ये कि ये जो ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद का जो दौर है और उसके बाद का जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है, ग्लोबलाइजेशन उसके बाद के इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को भी वे एड्रेस करते हैं और उसे शामिल करते हैं संस्कृति के विमर्श में। और इस संस्कृति के विमर्श में शामिल करते समय वे एक दो चीजें मैं ये कह के और मैं ये बातचीत यहीं रोकूंगा, वो ये मतलब जो चीजें वो रखते हैं जहां से कायदे से समझने की जरूरत है, वो ये कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये संस्कृति के बारे में बात करते समय संस्कृति के बारे में बने हुए मिथों को तोड़ा जाना चाहिए, उससे बाहर निकल के देखा जाना चाहिए। संस्कृति की व्याख्या मिथों के आधार पर नहीं हो सकती, किंवदंतियों के आधार पर नहीं हो सकती। हमारे यहां संस्कृति का जितना भी डिस्कोर्स है वो मिथ की डिस्कोर्स है, और इस मिथ की डिस्कोर्स से संस्कृति को निकालने की जरूरत है। रामविलास शर्मा अपने तरीके से काम करते हैं। मसलन ये एक मिथ है कि ये मिथक बना हुआ है, ये मिथ की समझ है कि वे तो यज्ञ यागादि के लिए थे। जी नहीं, वेद किन के लिए लिखे गए थे? वे तो सन्यासियों के लिखे गए थे। सन्यासी कौन लोग थे? सन्यासी, सन्यास धर्म कैसा? श्रेष्ठतम धर्म। ये मिथ है, सच ये नहीं है। सच ये नहीं है। सच क्या है? सच ये है कि सन्यासी कभी भारतीय संस्कृति की मूल धारा नहीं रहे। सन्यास कभी संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ, समाज में सर्वश्रेष्ठ नहीं माना गया। सच यह है कि गृहस्थ सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया। हमने क्या किया?
जब हमने वेदों की व्याख्या की, जब हमने मध्यकालीन साहित्य की व्याख्या की, तब हमने भक्ति साहित्य की व्याख्या की, तो हमने एक चीज मिथ के तौर पर निर्मित की, वो ये कि पूजा, उपासना और कर्मकांड ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इन्हीं को हमने संस्कृति का हिस्सा बनाया, जबकि वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता यह है कि पूजा, उपासना और कर्मकांड की बजाय संस्कृति का आधार है सदाचार। रामविलास शर्मा ये मिथ खंडन करते हैं। वो पहला मिथ खंडन करते हैं कि ये जो सन्यास धर्म है, ये सन्यास धर्म भारतीय संस्कृति की मूल धारा नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, समाज का श्रेष्ठ धर्म है गृहस्थ धर्म। थर्ड, जिस मिथ को खंडित करते हैं और वो रेखांकित करते हैं, वो ये कि पूजा, उपासना और कर्मकांड से ज्यादा महत्वपूर्ण है सदाचार, और वह सदाचार संस्कृति का आधार है, क्योंकि यही सदाचार जो है वो मनुष्य के नैतिक मूल्यों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और इसके आधार पर रामविलास शर्मा ने एक बहुत ही सुंदर पदबंध का इस्तेमाल किया है, वो है दार्शनिक यथार्थवाद, और उसके आधार पर उन्होंने डिटेल्स में चीजें लिखी हैं। और जो सबसे काम की चीज संस्कृति की व्याख्या के लिए, संस्कृति के निर्माण के लिए और समाज की व्याख्या के लिए और समाज के निर्माण के लिए परंपराओं का मूल्यांकन करते समय रामविलास शर्मा जिस चीज पर जोर देते हैं वो क्या है? वन लाइनर। बुद्धि का भरोसा करो और बुद्धि पर से काम लो। शास्त्र और किताबें इनसे भी ज्यादा मूल्यवान है बुद्धि, बुद्धि और सिर्फ बुद्धि। अभी क्या हो रहा है? अभी धर्म महत्वपूर्ण है, किसी के लिए संविधान महत्वपूर्ण है, बुद्धि का भरोसा अब नहीं रहा लोगों को। अब लोग अपने सचेतनता के आधार पर बात नहीं करते और फैसले नहीं लेते। और जब हम अंदर झांकते हैं, समाज के अंदर झांकते हैं, तो समाज के अंदर झांकते समय जिस चीज पर सबसे ज्यादा नजर होनी चाहिए वो ये कि ये जो समाज है, इस समाज में एक जैसे लोग नहीं रहते। न तो मुसलमान एक जैसे हैं, ना हिंदू एक जैसे हैं, ना स्त्रियां एक जैसी हैं, ना पुरुष एक जैसे हैं। और जब ये एक जैसे नहीं है, तो हिंदू के बारे में बात करनी हो, तो मुसलमानों के बारे में बात करनी हो, तो सन्यासियों के बारे में बात करनी हो, तो स्त्रियों के बारे में बात करनी हो, तो इन सब के बारे में बात करते समय एक चीज बुनियादी तौर पर ध्यान रखें कि ये वैविध्यपूर्ण विचारधारा के दायरे को और कैनवास को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। और खास तौर पर चूंकि संस्कृति की बात होते ही जिस चीज पर सबसे पहले ध्यान जाता है वो ये है कि हम अपनी पहचान कैसे बनाएं, हम कैसे देखें। मसलन हमारे लिए कौन सी पहचान महत्वपूर्ण है आज? मनुष्य की पहचान तो महत्वपूर्ण है, लेकिन कौन से मनुष्य की पहचान? शर्मा, वर्मा, यादव, कौन से मनुष्य की पहचान महत्वपूर्ण है? लोकतांत्रिक मनुष्य की पहचान महत्वपूर्ण है। कौन से मूल्य महत्वपूर्ण है संस्कृति के लिए और हमारे जीवन के लिए? लोकतांत्रिक मूल्य महत्वपूर्ण है। तो व्यक्ति से व्यक्ति के संबंध को, व्यक्ति से समाज के संबंध को, समाज की जो प्रक्रियाएं जो साहित्य में प्रतिबिंबित हो रही हैं उनके मूल्यांकन के लिए किस चीज को पैमाना बनाया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को पैमाना बनाया जाए। और लोकतांत्रिक मूल्यों को जब हम पैमाना बनाते हैं तो हमें लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर ही हमने परंपरा को भी देखना होगा। हमारे यहां ये एक भयानक धारणा रही है हिंदुत्ववादियों की, जिन्होंने पूरी संस्कृति का एक नरक कुंड इकट्ठा किया है इस बीच में। मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक वो नरक कुंड के दर्शन होते हैं हमें।
और वो एक इतने बड़े पैमाने पर फैला दिया गया कि अब उसे साफ करते करते हम सब लोगों की जान निकल जाएगी। बार बार एक चीज पर जोर दिया जा रहा है, वंश और वंश के संस्कार, जाति और जाति के संस्कार। जाति प्रथा को चुनौती देने के लिए वंश और जाति के संस्कारों को चुनौती देना बेहद जरूरी है। जो लोग ये सोचते हैं कि वंशगत संस्कार परवेश से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, जी नहीं। मनुष्य की भौतिक परिस्थितियां और भौतिक परिस्थितियों में उसका जो न्याय, जो आधार है उसका, वो महत्वपूर्ण होता है। न जाति महत्वपूर्ण होती है, न प्रवेश महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण होता है न्याय और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण। न्याय और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण के आधार पर हमें संस्कृति को नए सिरे से परिभाषित करना होगा। वे तमाम विचारधाराएं जो न्याय और समानता के दृष्टिकोण को अस्वीकार करती हैं, उन तमाम विचारधाराओं को हमें एक सिरे से रिजेक्ट करना होगा। हमारे अंदर यह टेंडेंसी रही है कि पुराने अगर सामंतों को देखें, जिन सामंतों के गर्भ से मध्य वर्ग का हमारे यहां जन्म हुआ है, तो पुराने सामंतों की क्या टेंडेंसी थी? पुराने सामंतों की टेंडेंसी ये थी, प्रवृत्ति ये थी कि उनको न तो धर्म की चिंता थी और न उनको जाति की चिंता थी और न उनको देश की चिंता थी। ये तीनों चिंताएं पुराने सामंत को नहीं थी। उस पुराने सामंत के गर्भ से जो नया जो मध्य वर्ग पैदा हुआ है, उस मध्य वर्ग की भी यही बीमारी है कि उसको न देश की चिंता है, न समाज की चिंता है और न धर्म की चिंता है। इस धर्म की और समाज की चिंता से रहित ये जो बड़े पैमाने पर जो मध्य वर्ग आया है, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, जैसा कि पुराने राजा सोचते थे, पुराने सामंत सोचते थे, उनके लिए देश महत्वपूर्ण नहीं था। उनके लिए महत्वपूर्ण था कैसे अधिक से अधिक वे अपने लिए जुगाड़ करें। और उसका तरीका क्या था? उसका तरीका यह था कि बहुत ही वे धर्म और संस्कृति इन दोनों में घालमेल करते थे। आज का जो मध्य वर्ग है वह भी धर्म और संस्कृति में घालमेल कर रहा है। धर्म और संस्कृति दो अलग अलग चीजें हैं, इनमें घालमेल से हमें बचना चाहिए। कोई आदमी अगर हिंदू है तो इसका मतलब नहीं है कि वो कम्युनल है। कोई आदमी मुसलमान है तो इसका कतई अर्थ नहीं है कि वो टेररिस्ट है। ये जो घालमेल चल रहा है, इस घालमेल से बचना चाहिए। संस्कृति अलग है, व्यक्ति की जातिगत पहचान अलग है, उसकी धार्मिक पहचान अलग है, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन सी चीज है? उसका मनुष्य होना और उसकी लोकतांत्रिक पहचान। तो भारतीय संस्कृति की व्याख्या करते समय जिस चीज पर सबसे ज्यादा इंफेसिस होना चाहिए वो होना चाहिए भारतीय मनुष्य की पहचान और उससे जुड़ी हुई जो जरूरतें हैं। तो भारतीय मनुष्य की पहचान के केंद्र में अगर हम इन जरूरतों को ध्यान में रखें, वो जरूरतें क्या हैं? जो पुराना जो मध्य सामंत था उसकी चिंता क्या थी? उसकी चिंता महत्वपूर्ण ये नहीं थी कि वो समाज का विकास करना चाहता था, जी नहीं। पुराने सामंत की खूबी यह थी कि जो उसके पास है उसे बचाओ और जो नहीं है उसे येन केन प्रकार हासिल करो। ठीक यही मानसिकता, जो पास है उसे तो ये मध्यवर्ग के लोग बचाना चाहते हैं, लेकिन वो बचेगा नहीं, और जो पास नहीं है उसे वो येन केन प्रकार हासिल करना चाहते हैं। ये दोनों ही चीजें उसे विरासत में मिली है अपने उस वर्ग से जिस वर्ग से इसका जन्म हुआ है, जिसे हम लोग सामंत वर्ग कहते हैं। तो संस्कृति के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए पाने की बजाय देने के भाव में हमें शामिल होना चाहिए। हम सबके मन में देने की प्रवृत्ति पैदा होनी चाहिए पाने की बजाय।
हम बार बार यहीं से सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या लाभ होगा। जी नहीं, आप ये बताइए आप क्या देंगे, अन्य के बारे में आप क्या सोचते हैं। संस्कृति के विकास के मानक जितने भी बने वे इस आधार पर नहीं बने कि लेखक को क्या मिलेगा, बल्कि इस आधार पर मिले कि लेखक क्या देना चाहता है। तो जब तक हमारे अंदर देने का भाव पैदा नहीं होता, हम संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकते और न संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। कंजूस के भाव से संस्कृति निर्मित नहीं होती, बल्कि दानी और उदार भाव से संस्कृति का निर्माण होता है। और यही वह जगह है जहां से कि भारतीय संस्कृति के नए पैराडाइम की शुरुआत की जा सकती है। रामविलास शर्मा के जन्मदिन पर आज बस इतना ही। थैंक यू।